वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 है ट्रेड टू टेरिटरी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन सबसे पहले दिया हुआ है मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। इनको हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। जो यूरोप की कंपनियां थी वो भारत में आके क्यों बिजनेस करना चाहती थी। भाई इनका आइडिया बिल्कुल सिंपल था कि भारत से चीजें खरीदो सस्ते सस्ते दाम में। ठीक है, जैसे भारत का सिल्क खरीद लो, भारत से कॉटन खरीद लो, भारत के मसाले खरीद लो, सस्ते दामों में खरीद लो और यूरोप में अपने कंट्री में जाके बहुत हाई प्राइस में बेच दो, तो भाई साहब मुनाफा ही मुनाफा। तो ये रीजन था कि यूरोपियन कंपनी यहां से कम दाम में यानी सस्ते दाम में खरीदती थी और अपने यहां बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी। तो ये ही रीजन था कि वो इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहती थी। तो राइट आंसर देखिए, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन रीजंस की वजह से अट्रैक्टेड थी। पहला रीजन क्या है, चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन, क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत सस्ती और बहुत अच्छी क्या मिल जाती थी, सिल्क मिल जाती थी, रॉ कॉटन मिल जाता था। दूसरा, फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन। अब इनको यहाँ पे क्या मिल जाता था, काली मिर्च मिल गई भाई, इलायची मिल गई, है ना, दालचीनी और भी सारे जो लौंग है, ये सब मसाले वगैरह ये बहुत कम दाम में इनको यहाँ मिल जाते थे। नेक्स्ट, What were the areas of conflict between the Bengal नवाब्स and the East India Company? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बंगाल के नवाब थे यानी कि राजा लोग थे, वहां के जो नवाब लोग थे उनमें और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो झगड़े का जो रीजन था, लड़ाई जो हो रही थी, वो किस बात को लेके हो रही थी। भाई ये जो नवाब लोग थे इन्होंने कहा भाई तुम बंगाल में हो, मतलब यहाँ पे हमारा राज चलता है और तुम ये सोचो कि यहाँ से कम पैसों में चीजें खरीद लो और अपने यहाँ बेच लो, तुम मुनाफा कमाओ, हमें टैक्स तो दो। तो बंगाल के इन जो नवाब लोग थे इन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें कंसेशन पे यानी लो कॉस्ट पे चीजें नहीं देंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आया, बंगाल नवाब्स रिफ्यूज टू गिव थिंग्स एट लो कॉस्ट। बंगाल के नवाब्स ने मना कर दिया, भाई साहब तुम इतने शातिर बन रहे हो, चालाक बन रहे हो, तुमको लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कह दिया हम तुमको कम दाम में नहीं देंगे, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन क्या था, भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो अपनी हर जगह अपने विस्तार करना चाहती थी, एक्सपेंड करना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया भैया, अपने सिक्के बनाना शुरू कर दिया। तो महाराज ने कहा कि भैया यहाँ के महाराज तो हम हैं, यहाँ के नवाब तो हम हैं, अरे सिक्के बनाएंगे तो हम बनाएंगे, तुम काहे को बना रहे हो। तो महाराज ने मना कर दिया कि तुम यहाँ पे सिक्के नहीं बनाओगे। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, बंगाल नवाब्स वर अगेंस्ट द कॉइन मिंटिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉइन बना रही थी उसके खिलाफ थे कि भैया हम तुमको परमिशन नहीं देंगे, यहाँ पे आप कॉइन नहीं बना सकते हो। तीसरा क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चारों तरफ अपने बिजनेस को फैलाना चाहती थी। तो इनको लगा कि यार हर जगह ना हमको फैक्ट्री बना लेनी चाहिए। तो ये फैक्ट्री के नाम पे हर जगह बड़े बड़े किले बनाने लगे ताकि इनकी प्रोडक्शन बढ़े। तो यार राजा महाराजाओं को लगा यार ये हमारा देश है, हम यहाँ राज कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे किले नहीं बनने देंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखा, दे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम मेकिंग द फोर्ट्स। दे का मतलब है जो बंगाल नवाब थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया आप यहाँ पे किले वगैरह नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, जो नवाब लोग थे भाई राजा हैं, महाराजा हैं, जो भी उनसे मिलता था बड़े दुआ सलाम करता था, उनके सामने झुकता था। ठीक है, तो नवाब लोगों को ये वाली बात अच्छी नहीं लगती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल आते हैं वो उनका रेस्पेक्ट नहीं करते, उनके सामने झुकते नहीं है, या मतलब उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द कंपनी ऑफिशियल डिसरेस्पेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ नवाब। अब भाई नवाब है, कहीं का राजा है, तो यार तुम उसको सैल्यूट तो करोगे, सलाम तो करोगे, उसको दुआ सलाम तो करोगे। तो कंपनी के जो ऑफिशियल होते थे वो डिसरेस्पेक्ट करते थे। तो ये वाले 4 रीजन आप लिखाना, 4 पॉइंट्स, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, तो इनको फायदा कैसे हुआ, इस बात को हम यहां से समझेंगे।
भाई पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ता था, इनको हमारी सिल्क लेने के लिए, इनको हमारा कॉटन लेने के लिए, हमारा स्पाइसेस लेने के लिए गोल्ड लाना पड़ता था, सिल्वर लाना पड़ता था। कहां से? ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास तो कुछ था नहीं बेचने के लिए। तो इनके लिए भाई यहां देखो, ये रहा इंडिया और ये रहा ग्रेट ब्रिटेन। उस टाइम पे फ्लाइट वगैरह भी नहीं चलती थी कि भाई हवाई जहाज से गए और फटाफट से ले आए। तो यहां से ब्रिटेन यहां जाना, यहां से सिक्के मंगाना, तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। अब इन्होंने क्या किया, जब इनको जो मुगल एम्परर था शाह आलम ने इनको दीवानी का अधिकार दे दिया। मतलब क्योंकि जो बक्सर का बैटल हुआ था उसमें ये मुगल्स हार गए थे, तो दीवानी का अधिकार मिल गया। मतलब अब ये क्या कर सकते थे, अब ये टैक्स ले सकते थे इंडिया में। सर टैक्स ले सकते थे इंडिया में, इसका मतलब क्या है कि जो पैसा इनको ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था, अब क्योंकि इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया के लोगों से ही, तो इंडिया का ही पैसा जो टैक्स में आता था उसी से ये चीज खरीद लेते थे। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है कि इनको फायदा क्या हुआ भाई। अब इनको ब्रिटेन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, या बहुत कम जाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अब इनको टैक्स का अधिकार मिल गया। ये यहीं से टैक्स लेने लगे, यहीं से पैसा वसूली करने लगे और इसी पैसे को यूज करने लगे क्या करने के लिए, सिल्क खरीदने के लिए, स्पाइसेस खरीदने के लिए। तो ये फायदा हो गया। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू बाय थिंग्स फ्रॉम इंडिया विद द गोल्ड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। यही वाली बात देखी थी अभी हमने। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत से जो चीजें खरीदते थे वो गोल्ड से, सिल्वर से, वो ब्रिटेन से आता था। बट व्हेन द कंपनी गॉट एक्सेस ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस, लेकिन जब कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, मतलब अजम्पशन ऑफ दीवानी मिल गई इन बंगाल, इट वाज इजी फॉर द कंपनी टू बाय थिंग्स फ्रॉम इंडियन मनी। भाई भारत का ही पैसा, भारत की चीजें, भारत के पैसे से भारत की चीजें खरीदने लगे, लूटने लगे भारत को। तो ये फायदा हो गया। गाइज अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब ये क्या चाहते थे अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारा चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारा ही राज हो। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी लाई सब्सिडरी अलायंस में कि जो भी इंडिया के राजा हैं उनको हम प्रोटेक्शन देंगे, मतलब हमारी आर्मी लगेगी और इसके बदले में हम क्या लेंगे, आपसे फीस लेंगे। और इन्होंने कंडीशन रख दी कि उस केस में वो राजा अपनी आर्मी नहीं बना सकता। तो देखो ये कितने चालाक लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का कोई भी नवाब, कोई भी राजा अपनी आर्मी बनाए। तो इन्होंने कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे दूसरे राजाओं से, ठीक है, हम अपनी आर्मी प्रोवाइड कराएंगे और इसके बदले में हम आपसे एक फीस लेंगे। According to this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. इस अलायंस में, यानी कि इसके हिसाब से यह है, कोई भी इंडियन रूलर अपनी खुद की फोर्स तैयार नहीं कर सकता, अपने खुद के सैनिक नहीं रेडी करेगा। They were to be protected by the company. उनको कौन सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक। In return, the Indian ruler had to pay a fees every month. और इसके बदले में हर महीने उस राजा को जो इस अलायंस में जाएगा उसको एक फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ कंपनी। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर डिवाइडेड, तो जब मुगल्स रूल कर रहे थे या दूसरे राजा रूल कर रहे थे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उनको डिस्ट्रिक्ट में और तहसील में बांटा गया था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने आई तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर डिवाइडेड इन प्रेसिडेंसीज। इन्होंने उसको क्या नाम दिया, प्रेसिडेंसीज। रूल्ड बाय कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील बनते थे उन पे रूल कौन करता था, कलेक्टर्स रूल करते थे। जो प्रेसिडेंट्स बनाई गई उन पे रूल कौन करता था, रूल्ड बाय गवर्नर्स। सुप्रीम हेड वाज किंग। अगर ये लोग, इनके ऊपर, जैसे स्कूल में कई सारे टीचर्स होते हैं लेकिन उन सबके ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही यहाँ जितनी भी तहसील होंगी, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, सबके अलग अलग कलेक्टर्स होंगे, लेकिन सबके ऊपर कौन होगा, राजा होगा। ऐसे ही सुप्रीम हेड वाज गवर्नर जनरल। यहाँ पे सारे गवर्नर्स का, सारे प्रेसिडेंट्स का जो सुप्रीम हेड होगा वो होगा गवर्नर जनरल। तो गाइस आप ये वाले 3 पॉइंट्स वहां पे लिख के आओगे। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी।
कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या चेंजेस किए भाई, वो यूरोपियन सिस्टम ले आए, पूरा एकदम ड्रेस व्रेस, कोई भी बिना ड्रेस के नहीं होगा, उनको वही वाली ट्रेनिंग दी गई यूरोपियन, जैसे यूरोपियन सोल्जर्स को दी जाती थी। नंबर 1, द कंपनी इंट्रोड्यूस प्रॉपर यूनिफॉर्म कल्चर। देख रहे हो आप, कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, जितने भी सोल्जर्स होंगे प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे। प्रोफेशनल सोल्जर्स वर रिक्रूटेड। पहले कंपनी को लगता था जो मिला उसको भर लो ताकि हमारी ताकत बढ़े, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया कि भाई जो प्रोफेशनल सोल्जर है, जिसको लड़ाई करनी आती है, केवल उसको भर्ती करो, उसको ट्रेनिंग दो। नंबर 3, सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। और सोल्जर्स को कौन सी ट्रेनिंग दी गई? यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई। चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैच द कॉलम्स हम स्टार्टिंग में बाद में करेंगे। तो यहां पे देखो, दीवानी। दीवानी क्या है? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करने वाला, ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिए हैं आपके लिए। तो दीवानी क्या है? राइट टू कलेक्ट, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का। टाइगर ऑफ मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान है। फौजीदारी अदालत मतलब क्रिमिनल कोर्ट है। और रामचन्नमा कौन है? लेड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर। और सिपाही इस वर्ड से बना है सिपॉय से। फिल इन द ब्लैंक्स अब हम करेंगे। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ। जो ब्रिटिश की जो जीत हुई थी बंगाल में, वो कौन से युद्ध में हुई थी? प्लासी, है ना, बैटल ऑफ प्लासी में। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहां के रूलर थे? मैसूर के। डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होगा, कोई बेटी वगैरह होगी, तो उसका पूरा राज किसको मिल जाएगा? अंग्रेजों को मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। कहां पे थे मराठा? वेस्टर्न इंडिया में। ट्रू फॉल्स? द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी। नहीं यार, मुगल एम्पायर तो और कमजोर पड़ने लगा था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो फॉल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी थी जो भारत में बिजनेस करती थी? नहीं यार, जर्मन की भी कंपनियां आ रही थी और पुर्तगीज लोग भी आ रहे थे। तो ये भी फॉल्स है। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। ये बिल्कुल सही बात है, महाराणा रंजीत पंजाब के रूलर थे। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज। नहीं, ये कह रहा है कि ब्रिटिश ने कोई भी चेंजेस नहीं किए एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्होंने तो भाई साहब बहुत सारे चेंज किए थे। तो ये भी है फॉल्स। तो केवल एक ट्रू है और सारे फॉल्स हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द कंपनी वाज द डैश इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। तो अपने आंसर में आप चाहो तो ए, बी, सी या डी लिख सकते हो, या पूरा लिख सकते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।